हाय एवरीवन, मैं एडी विसिट एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष बालाजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों के विषय में, यानी कि कितनी धाराओं में 7 वर्ष तक के कारावास का दंड बताया गया है हमारे भारतीय दंड संहिता में। उसके बारे में हम आज बारीकी से देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहली धारा जो है वो है 118। धारा 118 बात करती है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। यानी कि जो व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की कोई परिकल्पना को छिपाएगा, अपराध करने में उस व्यक्ति का साथ देगा या सुकर बनाएगा, यानी सहायता करेगा, तो ऐसे कंडीशन में यदि अपराध घटित हो जाता है तो वहां पे फर्स्ट कंडीशन में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, और यदि अपराध घटित नहीं होता है तो 3 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 124। धारा 124 बात करती है किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। तो जब ऐसे किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश किया जाता है, शक्ति का प्रयोग करके उस व्यक्ति को विवश किया जाता है कि तुम राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करो, तो ऐसे कंडीशन में उसे 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जिसने विवश किया है। तो इसके बाद हम आते हैं धारा 126 की बात करेंगे। धारा 126 कहती है भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। तो अगर ऐसे किसी क्षेत्र में लूटपाट की जाती है तो वहां पर भी जो है दंड स्वरूप में 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं धारा 127 की तरफ। धारा 127 कहती है कि धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। ऐसे कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति इस अवस्था में प्राप्त करेगा तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे धारा 134। धारा 134 बात करती है कि ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए, यानी कि धारा 134 में ऐसे हमले से आशय है कि जब हम धारा 133 को देखते हैं वहां पे बताया गया है कि धारा 133 के अनुसार किसी भी सेना के ऊपर यदि हमला किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसे 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 174A 174 का बात करती है 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिर रहना। अर्थात जब हम धारा 174A की बात करेंगे तो वो बात करती है कि सीआरपीसी 1973 के अधिनियम क्रमांक 2 में धारा 82 की जब सब क्लॉज 1 देखेंगे वहां पे बताया गया है कि उद्घोषणा में यदि किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है और वह उत्तर देने में असमर्थ रहता है, वो एब्सेंट रहता है, नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे फर्स्ट दंड के स्वरूप में 3 वर्ष का कारावास या फाइन से दंडित किया जाएगा। और यदि वह व्यक्ति धारा 82 के ही उपधारा 4 के अनुसार उद्घोषित अपराधी है और वो उत्तर देने के लिए हाजिर नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में उसे 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 193 की बात करेंगे। धारा 193 कहती है कि मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, यदि आप झूठा साक्ष्य देंगे तो उसके लिए क्या दंड बताया गया है। इसके फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को समझेंगे। फर्स्ट कंडीशन जहां पे 7 वर्ष और जुर्माने का प्रावधान है वो तब की प्रक्रिया बताई गई है जब मिथ्या साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही में आपने कोई झूठा साक्ष्य दिया है, उस कंडीशन में आपको 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि जब वो न्यायिक कार्यवाही नहीं है तो वहां पे सादा कारावास 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 195 का 195A की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में
इस समय आपसे डिस्कस करूंगा कि 195A इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी और सीआरपीसी के 195A दोनों धाराएं ऐसी हैं जो एक ही प्रोविजन की सेम टू सेम बात करती हैं। यानी अगर कहा जाए कि आईपीसी और सीआरपीसी में ऐसी कौन सी धारा है जो कि सेम टू सेम है, तो 195A यानी 195 का ऐसी धारा है कि जो प्रावधान वो आईपीसी में करती है उसी से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी में भी 195 का के बारे में बताया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी को धमकाता है या उसे उत्प्रेरित करता है तो वहां पे उसे दंड के स्वरूप में 7 वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 201। धारा 201 बात करती है अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। ऐसे कंडीशन में जो गलत इत्तला देगा उसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 कंडीशन में सजा का प्रावधान दिया गया है। तो आइए हम समझते हैं इन तीनों कंडीशंस के बारे में। तो पहला कंडीशन जो है ये तब की बात करता है कि जब वो दंड मृत्यु दंड है तो ऐसे कंडीशन में 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और सेकंड कंडीशन बात करती है कि यदि वह कारावास से यानी कि आजीवन कारावास से दंडनीय है तो वहां पे 3 वर्ष और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और थर्ड कंडीशन बात करती है कि जब उस व्यक्ति का अपराध जो है 10 वर्ष से कम का है तो ऐसे कंडीशन में अधिकतम दंड का 1/4 या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं धारा 201 के बाद बात करेंगे धारा 211 की। धारा 211 कहती है क्षति करने के आशय से अपराध या मिथ्या आरोप। इसमें भी 2 कंडीशन बताई गई है। पहले कंडीशन का दंड देखेंगे तो 2 वर्ष या जुर्माने की बात करता है और सेकंड कंडीशन बात करती है 7 वर्ष और जुर्माने का। तो इन दोनों कंडीशन को हम समझेंगे। फर्स्ट कंडीशन बात करती है यानी कि जो कोई व्यक्ति क्षति करने के आशय से किसी पे अपराध का मिथ्या आरोप लगाता है तो ऐसे कंडीशन में उसे 2 वर्ष तक या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेकंड कंडीशन को जब हम समझेंगे तो सेकंड कंडीशन बात ये करती है कि अगर ऐसा मिथ्या आरोप जो है वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से कम के कारावास के बारे में बात करता है तो वहां पे 7 वर्ष और जुर्माने के दंड का प्रावधान बताया गया है। इसके बाद हम आएंगे धारा 213 की बात करेंगे। धारा 213 ये कहती है कि अपराधी के प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि देना। तो अगर किसी अपराधी को बचाने के लिए कोई गिफ्ट दिया जाता है कि जैसे किसी अपराधी को बचाने के लिए किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को गिफ्ट दिया जाता है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, ऐसे कंडीशन में उस अपराधी को जिसे बचाया जा रहा है उसने अगर मृत्युदंड का अपराध किया है तो यहाँ पे उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेकंड कंडीशन में अगर उसने आजीवन कारावास तक के सजा का अपराध किया है तो उसे 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि उसने 10 वर्ष से कम का अपराध किया है तो अधिकतम दंड के रूप में 1/4 या जुर्माने से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 214 की बात करेंगे। धारा 214 कहती है अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। यदि ऐसे कंडीशन में किसी व्यक्ति को उपहार दिया जाता है और ऐसा प्रस्ताव किया जाता है या संपत्ति को परिवर्तित करने की परिकल्पना की जाती है तो यदि वह अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो वहां पे सजा के तौर पर उसे 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि वह सजा आजीवन कारावास से दंडनीय है तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसा अपराध 10 वर्ष से कम का है तो वहां पे उस व्यक्ति को अधिकतम 1/4 या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए धारा 13 और 14 यानी 213 और 214 का एक अपवाद भी है जो यह बताता है कि यदि 213 और 214 के अपराध में समझौते यानी शमन का प्रावधान है तो वहां पे ये धारा लागू नहीं होगी। यानी शमन वाले मामले में ये धारा जो है 213 और 14 लागू नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं धारा 216 की बात करेंगे। 216 बात करती है ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। तो यदि आप ऐसे किसी अपराधी की सहायता करते हैं, उसे पनाह देते हैं और वह अपराधी
मृत्युदंड तक का अपराध करके आपके पास छिपने आया है, आपने उसे पनाह दिया, तो आपको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि उस व्यक्ति ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास तक का अपराध किया है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि आपने 10 वर्ष से कम के किसी अपराध में किसी अपराधी को पनाह दी है तो आपको उस दंड के अधिकतम कारावास का 1/4 या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम धारा 216 का, जो बात करती है कि लुटेरे या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति। अगर आपने किसी लुटेरे या डाकू को संशय यानी कि पनाह दिया है तो यहाँ पे आपको कठिन कारावास जो कि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम देखेंगे धारा 219 बात करती है न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना। अगर कोई लोक सेवक भ्रष्टता पूर्वक न्यायिक कार्यवाही के प्रतिकूल रिपोर्ट तैयार करेगा तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे 220 सेक्शन 220 की बात करेंगे। वो बात करती है प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। अगर कोई जानबूझकर यह धारा 220 में जो प्रावधान बताए गए हैं उसका उल्लंघन करेगा तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद 220 के बाद हम देखेंगे धारा 221 के बारे में देखते हैं कि क्या प्रावधान बताए गए हैं। 221 221 बात करती है पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ना है और लोक सेवक ने उसे पकड़ने में लोप किया है यानी जहां उसका कर्तव्य था उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है कोई लोक सेवक, तो उस लोक सेवक को यदि पकड़ने वाले व्यक्ति का अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो 7 वर्ष तक का कारावास, और यदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास तक का उस व्यक्ति ने अपराध किया है जिसे पकड़ना है तो 3 वर्ष तक का कारावास, और यदि 10 वर्ष से कम का अपराध किया गया है तो वहां पे उस लोक सेवक को 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे धारा 231 के बारे में। 231 बात करती है सिक्के के कूटकरण के बारे में। जब हम सिक्के का कूटकरण करेंगे तो हमको जो है 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करेंगे धारा 234 की, 234 बात करती है भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। अगर हम कोई मशीन बनाते हैं या कोई भी औजार बनाते हैं जो भारतीय सिक्के के कूटकरण में सहायक होगा और उसको बनाते हैं या बेचते हैं तो ऐसे कंडीशन में 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे धारा 243 243 की बात करेंगे। वो बात करती है भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। कोई जानते हुए कि सिक्का कूटकृत है और अपने कब्जे में रखता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 244 की बात करेंगे। तो धारा 244 बात करती है टकसाल में विनियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। तो ऐसे कंडीशन में जो है 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने तक का प्रावधान है। इसके बाद हम आएंगे धारा 245 की बात करेंगे। 245 बात करती है टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। अगर टकसाल यानी जिस पदार्थ से सिक्के बनाए जाते हैं उसको जो है विधि विरुद्ध रूप से ऐसे उपकरण का कोई यूज करता है तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने तक का प्रावधान इस भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे धारा 247 की बात करेंगे। 247 बात करती है कपट पूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। तो यहाँ पे जो दंड का प्रावधान है वो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दंड बताया गया है। आइए चलते हैं धारा 249 249 पर। 249 बात करती है इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए।
अगर हम सिक्के को बनाने में उसके रूप को परिवर्तित करते हैं, फेरबदल करते हैं, तो वहां पे भी जो दंड है वो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का दंड बताया गया है। धारा 256 256 की बात करेंगे तो बात करती है सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। अगर ऐसे सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए कोई उपकरण या उपकरण को कब्जे में रखता है तो वहां पर भी जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है 256 इंडियन पेनल कोड में। अब हम बात करेंगे धारा 257 की। धारा 257 बात करती है सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, तो यहाँ पे भी जो है 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। 258 बात करती है कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। अगर कूटकृत सरकारी स्टाम्प को हम बेचेंगे तो वहां पे 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। धारा 259 बात करती है कूटकृत सरकारी स्टाम्प को कब्जे में रखना। अगर हम ऐसे स्टाम्प को कब्जे में रखते हैं तो वहां पर भी 7 वर्ष और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। और धारा 260 बात करती है किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना, तो ऐसे कंडीशन में 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये या और के बीच बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। या यानी कि आपको या तो जुर्माने से दंडित किया जाएगा या फिर कारावास से दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि आप के सजा और जुर्माने के बीच में और लगा हुआ है तो इसका मतलब कि आपको जुर्माने सहित कारावास से दंडित होना पड़ेगा। ये और या का बेसिक सा डिफरेंस है जो हमने आपसे डिस्कस किया। अब आते हैं 260 के बाद धारा 281 की बात करेंगे। सॉरी, धारा 281 बात करती है भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। तो यदि अगर ऐसे किसी प्रकाश या चिन्ह या बोए का प्रदर्शन करेंगे तो वहां पे जो है 7 वर्ष या जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद हम आएंगे धारा 293 बात करती है तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। तरुण व्यक्ति यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे तरुण व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को अश्लील पुस्तक या वस्तुओं का विक्रय किया जाता है तो वहां पर फर्स्ट कंडीशन में 3 वर्ष तक के कारावास और 2000 रुपए तक के जुर्माने का दंड बताया गया है। और सेकंड कंडीशन में 7 वर्ष तक के कारावास और 5000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के बारे में। फर्स्ट कंडीशन तब है जब 20 वर्ष के आयु के व्यक्ति ने जो है उसको अगर किसी ने अश्लील पुस्तक या वस्तु का विक्रय किया है और पहली बार किया है तो ऐसे कंडीशन में 3 वर्ष और 2000 रुपए तक का जुर्माना है। और इसी अपराध की यदि पुनरावृत्ति कर दी जाती है यानी दोबारा से फिर से यही अपराध किया जाता है तो वहां पे 7 वर्ष का कारावास और 5000 रुपए तक के जुर्माने के दंड का प्रावधान बताया गया है। धारा 308 की बात करेंगे। धारा 308 कहती है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। अगर ऐसे कंडीशन में आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न किया जाता है तो वहां पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को देखेंगे तो यदि आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा तो वहां पे 3 वर्ष का कारावास या जुर्माने का दंड बताया गया है। लेकिन सेकंड कंडीशन में यदि ऐसा प्रयत्न करने में वह व्यक्ति उपहत हो जाता है यानी उसे चोट आ जाती है तो ऐसे कंडीशन में उस अपराधी को 7 वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 312 की बात करेंगे। धारा 312 बात करती है गर्भपात कारित करने का, यानी कि अगर किसी महिला का अबॉर्शन करवाया जाता है तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट पनिशमेंट के स्वरूप उसे 3 वर्ष या जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। और सेकेंड कंडीशन बात करती है कि यदि स्त्री स्पंदन गर्भा में है, स्पंदन गर्भा का मतलब कि क्विक बॉर्न चाइल्ड यानी कि बच्चा जो है वो प्री मैच्योर हो चुका है लेकिन अभी पैदा नहीं हुआ है, अर्थात मां के गर्भ में यदि बच्चे ने अपने पूरे शरीर का आकार ले लिया है तो ऐसे कंडीशन को जो है स्पंदन गर्भा की श्रेणी में रखा जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसे टाइम पे यदि अबॉर्शन करवाता है तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 317 की बात करेंगे। धारा 317 कहती है शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख में रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष या उससे कम के बच्चे को आरक्षित डाल देना या
उसका परित्याग कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को जिसने ऐसा कार्य किया है उसे 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 325 की। धारा 325 बात करती है स्वेच्छा या घोर उपहत कारित करने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से घोर उपहत किसी दूसरे व्यक्ति को कर देता है तो वहां पे दंड का जो प्रावधान है वो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 326 ख की। 326 ख बात करती है स्वेच्छा या तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा या तेजाब फेंकता है या उसका प्रयत्न करता है तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो कि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आएंगे धारा 330 की बात करेंगे। धारा 330 बात करती है संस्वीकृत उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा या उपहत कारित करना। तो अगर कोई संस्वीकृत उद्यापित यानी अपने अपराध को तुम स्वीकार कर लो ऐसा करने के लिए विवश करता है तो या उसके संपत्ति को परिवर्तित करवाता है अर्थात उसकी संपत्ति अपने नाम करवाता है या उसको स्वेच्छा या उपहत कारित करता है तो ऐसे तीनों कंडीशन में जो है 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है जो व्यक्ति ऐसा करवाता है। इसके बाद हम आएंगे धारा 354 ख 354 बी की बात करेंगे। वो बात करती है विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यानी कि अगर आप किसी महिला से उसके वस्त्र को रिमूव करवाने के लिए आप उस पर हमला करते हैं या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तो आपको जो दंड स्वरूप सजा मिलेगी वो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आएंगे 354 ग की बात करेंगे। 354 ग यानी 354 सी बात करती है दृश्यरतिकता की। तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड 2 प्रोविजन बताए गए हैं। पहले कंडीशन में कारावास जो कि 1 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और सेकंड कंडीशन में 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को जब हम देखेंगे तो बात करती है दृश्यरतिकता की। दृश्यरतिकता मतलब अगर कोई स्त्री अपने प्राइवेट कार्य में संलिप्त है और ऐसे कंडीशन में आप उसकी तस्वीर खींचकर और उसे प्रसारित करते हैं तो ऐसे कंडीशन में यदि आप पहली बार आपने अपराध किया है तो आपको 1 वर्ष तक के कारावास जो कि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और आप इसी अपराध की पुनरावृत्ति कर देते हैं, दोबारा से वही अपराध करते हैं तो आपको 3 वर्ष से कम का कारावास नहीं मिलेगा जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 354 सी के बाद हम आते हैं धारा 363 की बात करेंगे व्यपहरण के लिए दंड। व्यपहरण यानी कि किडनैपिंग के लिए अगर दंड का प्रावधान देखेंगे तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। 365 बात करती है किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण। यानी कि आप किसी व्यक्ति को चोरी छुपे या उसको चारों दिशाओं में जाने से रोकते हैं या फिर ऐसे आशय से उसका किडनैपिंग या अबडक्शन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा जिसने ऐसा अपराध किया है। इसके बाद आएंगे धारा 369 की बात करेंगे। 369 बात करती है 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण। यानी 10 वर्ष के से कम के किसी बालक के शरीर से यदि आप कोई संपत्ति चोरी करने के आशय से उसका किडनैपिंग या अबडक्शन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने के दंड का प्रावधान बताया गया है धारा 369 इंडियन पेनल कोड में। आते हैं धारा 370 क की बात करेंगे दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का शोषण। तो फर्स्ट कंडीशन में यदि वह व्यक्ति शिशु है यानी कि अभी वह अवयस्क बालक है तो ऐसे कंडीशन में रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कठिन कारावास जो कि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यही काम यदि किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति का दुर्व्यापार यौन शोषण के लिए किया जाता है तो वहां पे कारावास जो कि 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 376 बी की बात करेंगे। 376 ख की बात करेंगे तो वो बात करती है पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन। यदि
डाइवोर्स या किसी अन्य कारण से पत्नी पति से अलग रह रही है और ऐसे कंडीशन में उस पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई ऑफेंस किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे 2 वर्ष से कम की सजा नहीं मिलेगी, जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं 380 में बात करेंगे। 380 बात करती है निवास गृह आदि में चोरी। जब हम 378 की बात करते हैं तो वहां पे चोरी के बारे में प्रावधान बताया गया है। चोरी यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल संपत्ति को उसके कब्जे से उस बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए उसके बिना सम्मति के हटाता है तो वह चोरी करता है, ऐसा कहा जाता है। यह डेफिनेशन धारा 378 इंडियन पेनल कोड में बताई गई है। तो उसी चोरी को जब हम किसी निवास गृह आदि में वही चोरी करते हैं जो धारा 380 जिसका प्रावधान करती है, तो वहां पे सजा का प्रावधान बताया गया है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। जबकि 378 की चोरी यानी जहां चोरी का डेफिनेशन दिया गया है तो 379 में उसका दंड 3 वर्ष तक का है, लेकिन जब हम 380 की बात करेंगे और वो चोरी निवास गृह में की जाएगी तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। इसके बाद हम चलते हैं धारा 381 की बात करेंगे। 381 कहती है लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। यानी कि अगर आपने कोई लिपिक ऑडिटर रखा हुआ है या कोई सेवक है जो स्वामी के कब्जे में संपत्ति रहते हुए चोरी कर लेता है, तो ऐसे कंडीशन में 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 387 बात करती है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपाधि के भय में डालना। अगर आप उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मार डालने की धमकी देते हैं या उसे घोर उपाधि पहुंचाने की धमकी देते हैं या मृत्यु या घोर उपाधि के भय में डालते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 393 बात करती है कि यदि आप लूट करने का प्रयत्न करते हैं तो आपको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट कठिन कारावास जो कि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 397। धारा 397 कहती है मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के प्रयत्न के साथ या डकैती प्रयत्न के साथ अगर डकैती की जाती है तो ऐसे कंडीशन में 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 398 की। धारा 398 कहती है कि घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो कि घातक आयुध यानी घातक उपकरण के साथ लूट या डकैती करने का प्रयत्न करता है तो वहां पे जो कारावास है वो 7 वर्ष से कम की नहीं होगी। इसके बाद हम आएंगे धारा 401 की बात करेंगे। धारा 401 कहती है चोरों की टोली का होने के लिए दंड। यदि आप चोरों के टोली के होने का सदस्य बनते हैं तो आपको कठिन कारावास जो कि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम आएंगे धारा 402 की बात करेंगे। धारा 402 कहती है डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। यानी यदि आप डकैती करने के प्रयोजन से कहीं इकट्ठे होते हैं, केवल इकट्ठा होना ही जो है वहां पे अपराध माना जाएगा और ऐसे अपराध का दंड कठिन कारावास जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद 404 की बात करेंगे। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो कि मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। धारा 404 के फर्स्ट और सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। पहला कंडीशन नॉर्मल कंडीशन की बात करता है कि अगर ऐसे मृत व्यक्ति के संपत्ति को आप बेईमानी से अपने संपत्ति के रूप में विनियोजित करेंगे तो 3 वर्ष और कारावास का प्रावधान दिया गया है। लेकिन यदि आप उसी व्यक्ति का लिपिक या सेवक होने के नाते यदि आप ऐसा कार्य करते हैं और उस मृत व्यक्ति के संपत्ति को अपनी संपत्ति के रूप में बेईमानी से विनियोजित करते हैं तो आपको 7 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान बताया गया है। इसके बाद हम आएंगे धारा 407 की बात करेंगे। धारा 407 कहती है वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग। अगर किसी वाहक आदि के द्वारा आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया जाता है तो 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद 408 बात करती है लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। अगर किसी लिपिक या सेवक के द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया जाता है तो वहां पे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। धारा 420 बात करती है छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। 420 का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो इंडियन पेनल कोड की धारा 420 यही प्रावधान करती है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ आप छल करते हैं या संपत्ति देने के लिए उसे बेईमानी से
उत्तेजित यानी उत्प्रेरित करते हैं तो ऐसे कंडीशन में 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने तक का प्रावधान बताया गया है। इसके बाद हम आएंगे धारा 433 की बात करेंगे। धारा 433 कहती है किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रजिस्ट्री करना। अगर आप किसी समुद्री चिन्ह को हटाते हैं और जिससे कि कोई रजिस्ट्री हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा 435 की बात करेंगे। धारा 435 कहती है 100 रुपए का या कृषि उपज की दशा में 10 रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक द्वारा रजिस्ट्री। अगर आप नॉर्मल वे में 100 रुपए का, या अगर किसी उपकरण के लिए जो कि कृषि यानी किसानी करने में सहायक होती है, ऐसे उपकरण के 10 रुपए तक का नुकसान करते हैं या अग्नि या विस्फोटक द्वारा उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 451 की। धारा 451 बात करती है कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार। अगर आप कोई ऐसा अपराध करते हैं जो कि कारावास से दंडनीय है और उस अपराध के करने के संबंध में किसी व्यक्ति के बिना सम्मति से उसके संपत्ति पर प्रवेश करते हैं, यानी कि उसके घर में प्रवेश करते हैं, जो कि गृह अतिचार की श्रेणी में आता है, तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन के स्वरूप आपको 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन जब इसका सेकंड कंडीशन देखेंगे तो वहां पे 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान बताया गया है धारा 451 में। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन की बात अगर देखें तो पहली कंडीशन नॉर्मल वे की बात करती है, लेकिन ऐसे गृह अतिचार करने में यदि आप चोरी कर देते हैं तो वहाँ पे सेकंड कंडीशन के स्वरूप जो है आपको 7 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान बताया गया है इंडियन पेनल कोड में। आते हैं धारा 452 बात करती है उपहत्य हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात। यदि आप इतने अपराध को करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार कर देते हैं तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। 466 देखेंगे तो वहां पे बात की गई है न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। अगर न्यायालय के किसी अभिलेख या लोक रजिस्टर में आप कूट रचना करते हैं तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने तक का प्रावधान 466 में दिया गया है। 468 बात करती है छल के प्रयोजन से कूट रचना। यदि आप छल करने के प्रयोजन से किसी दस्तावेज की कूट रचना करते हैं तो आपको 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद हम धारा 473 की बात करेंगे। अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। यदि आप धारा 473 का ऑफेंस करते हैं तो आपको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। 473 के बाद हम बात करेंगे 476 की। 476 बात करती है धारा 467 में वर्णित दस्तावेज से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत पदार्थ को कब्जे में रखना। तो धारा 476 का यदि कोई ऑफेंस किया जाता है तो वहां पर भी 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 477 का यानी 477A बात करती है कि लेखा का मिथ्याकरण। अगर किसी लेखा का मिथ्याकरण यानी झूठ मूठ का लेखा तैयार किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने का प्रावधान धारा 477 करती है। 489C बात करती है कूट रचित या कूटकृत नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैंक नोट को कब्जे में रखता है तो वहां पर भी जो है उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान 489C में बताया गया है। इसके बाद हम आएंगे 494 बात करती है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। यानी यदि एक पति अपने पत्नी के रहते हुए, जीवित रहते हुए कोई दूसरा विवाह कर लेता है तो ऐसे कंडीशन में जो है उसे 7 वर्ष और जुर्माने से दंडित होना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 496 की। धारा 496 बात करती है विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। यानी कि यदि आप किसी के साथ विधि पूर्ण विवाह न करके कपट पूर्वक विवाह करते हैं और ऐसे कर्म को पूरा करते हैं तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने तक का प्रावधान आपको 496 में बताया गया है। इसके बाद हम आते हैं आखिरी धारा 506 की बात करेंगे आपराधिक अभित्रास के लिए दंड। यानी अगर आपराधिक अभित्रास जो कि 503 में परिभाषित किया गया है, धारा 503 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की शरीर, ख्याति या संपत्ति को
क्षति कारित करने के आशय से कोई आरोप लगाता है जिससे उस व्यक्ति को संत्रास कारित हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है उसने आपराधिक अभित्रास का अपराध किया, जो कि 506 में आपराधिक अभित्रास के लिए दंड का प्रावधान बताया गया है। तो नॉर्मल आपराधिक अभित्रास करने के लिए जो दंड है वो 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाता है। लेकिन सेकंड कंडीशन जब देखेंगे तो उसमें यदि ऐसे व्यक्ति को आपराधिक अभित्रास के तौर पर ऐसे त्रस्त किया गया है कि उसके ऊपर मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास तक के प्रावधान का लांछन लगाया गया है, या फिर किसी महिला के सील का लांछन लगाते हुए कोई अपराध किया गया है आपराधिक अभित्रास का, तो ऐसे कंडीशन में 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान धारा 506 इंडियन पेनल कोड करती है। तो मित्रों, आज हमने देखा इंडियन पेनल कोड में टोटल 7 वर्ष से संबंधित सभी धाराओं को, और इसका एक निचोड़ जो निकला कि 7 वर्ष से संबंधित कितने अपराध हैं जो कि इंडियन पेनल कोड में बताए गए हैं। तो यदि हम देखते हैं तो लगभग 69-70 सेक्शन ऐसे हैं जो कि 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान करते हैं। यहाँ पे टोटल 69 सेक्शन इंडियन पेनल कोड में हैं जो कि 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान करते हैं। तो हमारे इस स्लॉट में 7 वर्ष तक के कारावास के सारे ऑफेंसेस के दंड को बताया गया कि कौन कौन सी धाराएं हैं और कितनी धाराएं हैं जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी नए सेगमेंट में नए ऑफेंस वाली धाराओं के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।